बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी किताब के ऊपर बात करेंगे जो कि सादा अल्फाजों में कायनात के पेचीदा राज़ों के ऊपर पर्दा हटाती है। जी हाँ, आज हम जिस किताब के ऊपर बात करेंगे वो किताब है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब है स्टीवन हॉकिंस की और इस किताब का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। इस किताब के अंदर ब्लैक होल, बिग बैंग, नज़रिया इजाफ़त, क्वांटम फिज़िक्स और कायनात की इब्तिदा जैसे मुश्किल सवालात को हल करती है। ये किताब आम लोगों के लिए लिखी गई है। साइंस के तालिब इल्म भी पढ़ते हैं और आम लोग जो कि साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी पढ़ते हैं। आज की महफ़िल की ख़ास बात ये है कि इस किताब का उर्दू तर्जुमा करने वाले डॉक्टर नाज़िम महमूद हमारे द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव्स के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत-बहुत खुशामदीद है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सिंपल सा सवाल ये है कि ये किताब आपने तर्जुमा क्यों की? क्योंकि साइंस की किताब को तर्जुमा करना और वो भी उर्दू में तर्जुमा करना और सबसे पहला तर्जुमा करना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं था आपके लिए? दूसरी बात ये है कि अगर इस किताब के हवाले से अगर आप कुछ बात करना चाहें कि इस किताब आम-फ़हम लोगों के लिए लिखी गई है, किताब आम लोगों के लिए लिखी गई है, तो क्या इस किताब के अंदर है क्या? वक़्त के बारे में क्या बात हो रही है? क्वांटम फिज़िक्स के बारे में क्या बात हो रही है इसके अंदर? अगर इस किताब का मुख्तसर अगर आप तबसरा करना चाहें, तो आप वो भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल कि ये किताब का तर्जुमा करना मुश्किल था और मैंने ये क्यों तर्जुमा किया? देखिए, मुश्किल तो चीज़ें होती हैं। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि साइंस को आम अल्फाज में उर्दू में लिखकर लोगों तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट है। बाज़ लोग तो कहते हैं ना कि जी अब हमारे यहाँ सब लोग अंग्रेज़ी पढ़ और समझ सकते हैं, जो कि बात दुरुस्त नहीं है। अगर सब उर्दू को पढ़ सकते हैं, तो सब उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, उर्दू समझने वाले। तो मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि साइंसी मज़ामीन को, साइंसी किताबों को आम फ़हम उर्दू में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक आम तालिब इल्म जो उर्दू मीडियम का है, तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस जिसको कहें या टारगेट रीडरशिप कौन थी इसमें। अब ये तर्जुमा मैंने किया था 19 ये किताब आई है 88 या 89 में। 80-89 में, जी। माशाल्लाह। तो अब उस वक़्त मैं 24 साल का था। ऐसे प्यार नहीं हुआ था। तो अच्छा, वो किताब मैंने पढ़ी, मुझे भी किसी के ज़रिए मिली। वो हमारे हम यहाँ उस ज़माने में थिएटर दस्तक थिएटर ग्रुप चलाते थे, तो हमारे उसमें सीनियर साथी थे असलम अज़हर साहब, जो कि पीटीवी के चेयरमैन भी रहे। तो उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के लिए, मैंने उनसे ले ली थी, वो पढ़ी तो उसका वो पसंद आई, तो मैंने उसका एक चैप्टर तर्जुमा करके उस ज़माने में यहाँ इर्तिक़ा नया-नया मैगज़ीन निकला करता था उर्दू का, उसमें दे दिया। तो वो छप गया। तो फिर मुझे मशल फाउंडेशन लाहौर में डॉक्टर परवेज़ हुदाई और डॉक्टर मुबारक अली होते थे, तो उन्होंने राब्ता किया कि हमने आपका ये तर्जुमा देखा है, हम चाहते हैं पूरी किताब आप तर्जुमा करें, और उन्होंने कहा हम आपको मशल फाउंडेशन की तरफ से 10,000 रुपए देंगे उस ज़माने में। अब मैं बेरोज़गार आदमी था, 24 साल का नौजवान, ये मेरी पहली आमदनी थी जो मैंने तर्जुमा करके 10,000 रुपए उस ज़माने में ली। तो एक तो ये इंसेंटिव मिल गया मुझे, तो अगर ये इंसेंटिव ना मिलता तो शायद मना करता। तो इंसेंटिव हो गया, दूसरा ख़्वाहिश थी कि भई ये उर्दू में आ जाए। तो मतलब चैलेंजेस जो आए, वो चैलेंज तो सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाज़ हैं, उनको उर्दू में मुंतक़िल करना। अब जैसे ग्रेविटेशन आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अब उसके लिए उर्दू मीडियम में जो है वो कशीश-ए-सक़्ल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कशीश-ए-सक़्ल जो है, ये उर्दू मीडियम के बच्चे तो समझ सकते हैं, बच्चे-बच्चियाँ, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नहीं समझेंगे। तो जो अगर इंग्लिश मीडियम वाला इस उर्दू किताब को पढ़ेगा, तो वो कहेगा जी आपने बड़ा मुश्किल तर्जुमा किया है, इसमें कशीश-ए-सक़्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन जो उर्दू मीडियम वाले हैं, उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो मैट्रिक में जिन्होंने साइंस की किताबें उर्दू में पढ़ी हैं या इंटर में उर्दू में पढ़ी हैं, तो वो इन अल्फाज से मानूस होते हैं। तो ये उर्दू के क़ारीन के लिए मैंने तर्जुमा किया और मुझे खुशी है कि मैंने अच्छा तर्जुमा किया, और इसके 6 एडिशन यानी 6 रीप्रिंट इसके हो चुके हैं। तो ये तो एक आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब कि ये इस किताब में क्या है और मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँ। कि अब ये तक राइट नाउ किताब बिक रही है, पढ़ी जा रही है। हाँ, वो असल में उसके बाद मज़ीद किताबें तर्जुमा कम से कम मेरी नज़र से नहीं होती, कि होना ये चाहिए था आइडियली। देखें, 35 साल बहुत बड़ा अरसा है। यानी ये जो 1990 में 88 में आई, 89 में शायद मैंने तर्जुमा किया, 1990 या 91 में ये किताब छप कर आ गई थी। उसके बाद इसके एडिशन छपते रहे, यानी एडिशन तो क्या कहें, रीप्रिंट ये होती रही। लेकिन पिछले 35 साल में साइंस की दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ये बात हकीकत है कि आज यानी इस किताब की अहमियत उतनी नहीं है जितनी उस वक़्त थी। क्योंकि जिस पिछले 35 साल में देखिए, उस ज़माने में वो टेलीस्कोप नहीं थी, उस तरह की दूरबीनें नहीं थी। अब हमारा इल्म जो कायनात के बारे में है, वो 35 साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है।
बल्कि हम तो ये जानते हैं ना कि साइंसी तरक्की हर 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो 35 साल पहले जो किताब लिखी गई है, उसके मुकाबले में आज की साइंस कहाँ पहुँच चुकी होगी। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कायनात की जो तफ़हीम है हमारी, वो आज की बहुत ज़्यादा है। तो हालाँकि ये मेरी तर्जुमा की हुई किताब है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसकी अब तारीख़ी अहमियत है। तारीख़ी अहम जैसे कि अब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का तर्जुमा किया, उसको डेढ़ पौने 200 साल सॉरी वो लिखी डेढ़ पौने 200 साल हो गए। अब उसके बाद जो हयातियात का इल्म है या एवोल्यूशन या इर्तिक़ा का जो इल्म है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस किताब की अहमियत नहीं है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की। वो उसकी अपनी जगह है, लेकिन उसकी तारीख़ी अहमियत ज़्यादा है कि जब ये नए ख़यालात आ रहे थे तो कैसे थे। तो इसी तरह इस किताब की भी जो मैंने तर्जुमा किया वक़्त का सफ़र के नाम से, इसका पूरा नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, लेकिन जब तर्जुमा किया तो इसका मैंने नाम रख दिया वक़्त का सफ़र। तो इसमें जो बात की गई है बुनियादी तौर पे, वो वक़्त की ओरिजिन पे बात की गई है, क्योंकि ये अभी तक साइंस का एक मुअम्मा है कि वक़्त का आगाज़ कैसे हुआ और वक़्त का ख़ात्मा कैसे होगा। मज़हबी जो बयानिया है, उसके मुताबिक तो हम ये कह सकते हैं ना, जो इस्तेमाल किया जाता है अज़ल और अबद, कि जैसे हम कहते हैं कि जी खुदा अज़ल से है और अबद तक रहेगा। लेकिन ये अज़ल क्या है और अबद क्या है? तो अज़ल जो है वो शायद वक़्त का आगाज़ है, और अबद वो है जो जहाँ वक़्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये साइंस के लिए चैलेंज है। अच्छा, मज़हब तो ये कह के खामोश हो जाता है ना कि अज़ल और अबद, लेकिन वो अज़ल है क्या? साइंस की अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो 35 साल पहले भी वही थी और अभी भी तकरीबन वही है। वो बुनियादी सवाल का जवाब हम अभी तक नहीं पा सके। जो इज़ाफ़ा हुआ है हमारी मालूमात में 35 साल में, वो ये है कि जो बिग बैंग हुए, पहले ये कहा जाता था कि एक बिग बैंग हुआ। अब ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि कई बिग बैंग हुए हों, क्योंकि पहले हम ये समझते थे कि कहकशाएँ तो कई हैं, लेकिन कायनात एक है और उस कायनात के अंदर बहुत सारी कहकशाएँ हैं, ठीक है? लेकिन अब मल्टीवर्स की बात आ रही है। पहले ये था कि जी यूनिवर्स है और यूनिवर्स में देयर आर मेनी गैलेक्सीज़, ये बात थी, एंड देयर इज़ वन यूनिवर्स, ठीक है? यूनी का मतलब ही वन यूनिवर्स। लेकिन अब ये आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मुमकिन है कि वो यूनी एक ना हो, वो यूनिवर्स ही एक ना हो, वो कायनात ही एक ना हो, बल्कि कई कायनातें हों। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है और इसके कुछ सबूत भी मिल गए। तो अब ये इन सारी चीज़ों की चीज़ें लिखी जा रही हैं। नील डेग्रास टाइसन जो हैं, उन्होंने ये उसके इनके बड़े अच्छे पॉडकास्ट भी हैं, किताबें भी हैं। तो अब किसी को ये चैलेंज लेना चाहिए कि वो जदीद जो साइंसी अदब है, जिसको कहा जाना चाहिए कि पॉपुलर साइंस राइटिंग। पॉपुलर साइंस राइटिंग की अहमियत ये होती है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आम आदमी नहीं समझ सकता, आम आदमी या औरत। पॉपुलर साइंस का फ़ायदा ये होता है कि उसको हम आप जैसे वो लोग जिनकी स्पेशलाइज़ेशन साइंस नहीं है, वो भी उनको समझ सकें। तो इसमें इस किताब में एक तो वक़्त की ओरिजिन पे बात की गई है, यानी बिग बैंग। पहले तो ये सिर्फ़ आइडिया था, लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं, बिग बैंग वाक़ई में हुआ। पहले एक, फिर कहा गया कि कई हुए। अच्छा, फिर इसी तरह ब्लैक होल का था कि ब्लैक होल पहले ये था कि शायद कोई एक ब्लैक होल है जिसकी तरफ कायनात बढ़ रही है। फिर अब आया कि नहीं, एक ब्लैक होल नहीं बल्कि बेशुमार ब्लैक होल्स हैं जो हड़प कर रहे हैं पूरी-पूरी गैलेक्सीज़ को। तो ये नई तहकीकात हैं। तो यानी एक तरह से ये कहा जाए ना कि माइंड बॉगलिंग है ये पूरी चीज़। इसलिए माइंड बॉगलिंग है कि अगर ये कहा जाए कि वक़्त का आगाज़ किसी बिग बिग बैंग से हुआ, तो ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे रहेगा कि उससे पहले क्या था? अब आप ये कहें कि जी उससे पहले एक और बिग बैंग था, तो उससे पहले क्या था? तो ये एक लामुतनाही सिलसिला है, यानी इनफाइनाइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरह जब कायनात ख़त्म होगी, तो कायनात ख़त्म होगी तो उसके बाद क्या होगा? यानी टाइम का ख़ात्मा होगा, तो ये सब कुछ कहाँ जाएगा? तो ये साइंस का बड़ा चैलेंजिंग और जो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगता है ये मौज़ू, कि आप इस पे सोचें और उसको आप ये कह के ख़त्म नहीं कर सकते कि ये ख़त्म क़यामत आएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हम ये कहते हैं अब मज़हबी तौर पे तो हम ये कह सकते हैं ना कि जी बाय द विल ऑफ गॉड, कि किसी की मौत होती है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? बाय द विल ऑफ गॉड। लेकिन बाय द विल ऑफ गॉड आप डेथ सर्टिफ़िकेट में नहीं लिख सकते। आप उसको कॉज़ ऑफ डेथ लिखना पड़ता है। मेडिकली अगर कोई फ़ौत हो गया, तो आपको लिखना पड़ता है कि क्या हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, कैंसर हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, ट्रॉमा था, व्हाटएवर। तो उसमें आप बाय विल ऑफ गॉड नहीं लिख सकते। मेडिकली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मेडिकल कोई डॉक्टर नहीं लिख के दे सकता। तो इसी तरह साइंस में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि आप कह दें कि जी बस अच्छा क़यामत आएगी और सब खत्म हो जाएगा। तो साइंसदान कहेगा अच्छा नहीं, खत्म हो जाएगा तो खत्म हो के जाएगा कहाँ? और यही फ़र्क है मतलब एक साइंसी सोच में और मज़हबी सोच में, कि मज़हब आपको एक मतलब हतमी जवाब दे देता है कि ये जवाब है, आप उसको तस्लीम कर लें।
साइंस कहती है कि नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक हमारे पास शवाहिद मौजूद ना हो। ये बुनियादी फ़र्क है। तो ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है और इसमें जो है आप वो करें बेहतर हो, साइंस और मज़हब और साइंस के हद तक कुछ कहना चाहते हो आप? बिल्कुल। मतलब ज़ाहिर है आप यही सवाल ही हम उठा सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो ये 2 अलग-अलग धारे हैं। एक अकीदे का धारा होता है और एक साइंस का धारा होता है। अकीदे का धारा ये होता है कि उसमें आपको जवाब बने-बनाए जवाब मिल जाते हैं। उसमें आप ज़्यादा यानी जिसको कहते हैं ना बाल की खाल नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, कोई 3 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी आप 5 के बजाय 10 वक़्त की क्यों नहीं पढ़ते? बस पढ़नी है आपको, ठीक है ना? लेकिन साइंस में ऐसा नहीं चलता। साइंस में ये होता है कि आपको शवाहिद चाहिए, जवाब चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे जवाब आपको ढूँढने हैं। अच्छा, और हमने ये भी देखा है कि हमारी जो तारीख़ है, इस्लामी तारीख़ जिसको हम कहें, तो हमारा जो गोल्डन पीरियड था, अब हम ज़रा-सा मौज़ू से हट रहे हैं इससे, लेकिन ये बात ज़रूरी है करना क्योंकि हम साइंस पे बात कर रहे हैं ना। तो जो हमारा गोल्डन पीरियड था जिसमें इब्न सीना हुए या इब्न रुश्द हुए या राज़ी हुए, राज़ी भी 2 थे, एक राज़ी साइंसदान थे, इमाम राज़ी जो थे वो फ़खरुद्दीन राज़ी थे। तो इब्न बेतार और बेशुमार दर्जनों नाम है, जाबिर बिन हय्यान और अल-बैरूनी और ये सारे लोग थे। तो ये सवालात उठा रहे थे, ये सवालात उठा रहे और वो सवालात उठाने की उनको सज़ा दे रहा था माशरा। और वो सज़ा देने के नतीजे में ये हुआ कि फिर हमारे यहाँ जो तहकीक और खोज का जो एक स्पिरिट थी, यानी जो एक जुस्तजू थी, वो जुस्तजू ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। तो ये जो जिसको कहा जाए ना कि एक टसल या रस्साकशी जो है इन 2 स्कूल्स ऑफ थॉट में चलती रहती। तो ये है मुख्तसरन बात।